हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेद इस घर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि आरव किसी काम की वजह से बाहर चली जाती है और ये हमारी तुलसी उदास सी हो जाती है। अब इसके आगे एक फार्म हाउस, जहाँ तक दूर दूर तक बस पेड़ ही पेड़ थे। उस फार्म हाउस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जंगल को काट कर इस छोटे से फार्म हाउस को बनाया गया हो। उसी फार्म हाउस के अंदर आरू बैठी थी सोफे पे और उसके बगल में पप्पू खड़ा था। वहाँ उसके अलावा कई सारे लोग मौजूद थे। यहाँ आरू अपने हाथ में गन पकड़े अपने सामने मौजूद इंसान को अपनी खतरनाक आवाज में कहती है, लगता है तुमको मेरी बात समझ नहीं आई, या मेरी सिंपल भाषा तुम्हारे इस दिमाग में नहीं घुसी। तुम कहो तो मैं इसे अच्छे से तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूं। आरू की ऐसी बातें सुनकर उस आदमी को डर लग रहा था। ये आदमी उसी पार्टी का नेता था जिसकी तरफ से आरू चुनाव में खड़ा होने वाली थी। वहाँ उस पार्टी के कई सारे नेता मौजूद थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो आरू के सामने मुंह खोले। आरू को देखकर अच्छों की पैंट गीली हो जाती थी। यहाँ आरू अपनी उंगली में गन घुमाते हुए अकड़ से कहती है, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम कि तुम मुझे पार्टी की टिकट नहीं दोगे? तुम क्या, तुम्हारा बाप भी टिकट देगा? और फिर सामने टेबल पर मौजूद शराब के गिलास को देखकर एक डेविल स्माइल करके कहती है, तुम लोगों को पीने का बहुत शौक है ना? आज मैं तुम्हें पिलाऊंगी और अपनी बंदूक की गोली भी खिलाऊंगी। इस वक्त आरू काफी खतरनाक लग रही थी। वहीं वहाँ पे जो लोग बैठे थे उन्हें डर लग रहा था। वो हाथ जोड़ के कहते हैं, माफ कर दो मालिक, बस हम उस शिवराज के बहकाव में आ गए थे, हमें माफ कर दीजिए। उस नेता की बात सुनकर आरू अपनी बंदूक की नोक को अपनी आईब्रो से आईब्रो पे खुजाते हुए किसी सनकी की तरह मुस्कुरा कर कहती है, कर दी ना बच्चों वाली बात। तुम क्या कोई बच्चे हो जो उस शिवराज ने तुमको बहका दिया और तुम बहक गए? अब मैं भी तुमको गोली मारूंगी और तुम मर जाना। इतना कहकर आरू उस नेता पर अपनी गन पॉइंट करती है और किसी के कुछ समझने से पहले ही गोली मार देती है। वो इंसान आरू के काफी पास बैठा था और गोली उसके सीने में लगी थी, जिसकी छींटें आरू के चेहरे पे पड़ी थी। इस वक्त आरू काफी भयानक लग रही थी। इस वक्त कि वो आरू नहीं लग रही थी जो कि अपनी छुई मुई के साथ होती थी। इस वक्त ये किसी मौत की देवी से कम नहीं लग रही थी। यहाँ आरू को देखकर वहाँ मौजूद कुछ लोगों की पैंट गीली हो जाती है। फिर आरू अपने बंदूक से निकल रहे धुओं को देखती है और फिर खतरनाक आवाज में कहती है, तो अब बताओ, मुझे एमएलए की टिकट मिलेगी या फिर मुझे किसी की लाश गिरानी होगी? आरू इतना ही कहती है कि एक नेता घबराकर किसी रत्ते तोते की तरह कहता है, अरे मालिक, आप सोचो कि आपको टिकट मिल गई और आप एमएलए भी बन गई। दोबारा यहाँ आने की तकलीफ मत उठाइएगा, मैं टिकट आपके घर पहुँचा दूंगा। उस नेता की बात सुन के आरू के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो जैसे अपनी जगह से उठती है, सभी घबरा के उठ जाते हैं कि अब किसकी मौत आई। लेकिन आरू बिना किसी पर ध्यान दिए वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलने से पहले वो रुक के बिना पलटे ही कहती है, मुझे एक ही बात दोहराने की आदत नहीं है। अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो फिर तुम लोग इतने तो समझदार हो ही और ये जानते भी हो कि मैं क्या करूँगी। वो इतना कह के वहाँ से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे पप्पू भी। वहीं आरू जैसे उस फार्म हाउस के बाहर आती है, वहाँ बैठे लोग चैन की सांस लेते हैं। इधर शाम का वक्त हो गया था। तुलसी इस वक्त
शीशे के सामने तैयार हो रही थी। आज उसने पूरे श्रृंगार किए हुए थे। अब करती भी क्यों नहीं, ये उसका पहला तीज था। तुलसी ने एक खूबसूरत सा रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था। माथे पे मंटीका, नाक में बड़ी सी नथ और चेहरे पे मेकअप, और उसके हाथों में पूरी भरी भरी चूड़ियाँ, पैरों में आलता, पायल और कानों में झुमके, गले में एक छोटा सा पेंडेंट। कुल मिलाकर आज तुलसी किसी दुल्हन की तरह लग रही थी। तुलसी बिस्तर पर रखा वो जड़ी वाला दुपट्टा उठाती है और अपने सर पे रखकर खुद को शीशे में निहारती है, और खुद का ही फेस शीशे में देखकर तुलसी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो खुद की बलाइयाँ लेते हुए कहती है, हाय, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और फिर उदास होकर, काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं भी अपनी 2-3 फोटो ले लेती। इधर तुलसी खुशी से गोल गोल घूम रही थी, जिससे कि उसके पैरों में पहना पायल आवाज कर रहा था। तभी उसका सर घूमने लगता है और वो अपना सर पकड़ के रुक जाती है और खुद से कहती है, ज्यादा मत घूम तुलसी, कहीं चक्कर खाकर गिर न जाए। वो अपना दुपट्टा ठीक करती है और रूम से बाहर निकल जाती है। आज हवेली को काफी खूबसूरत सजाया गया था, क्योंकि हवेली में कई सारी औरतें तीज की पूजा के लिए आई थी। आज सभी ने साज श्रृंगार किया हुआ था। सुनीता जी वहां रखे पकवानों को देखकर अपने होठों पे जीभ फेर के कहती है, पता नहीं कब होगी पूजा। यहाँ मेरे पेट में तो चूहे कुश्ती लड़ने को पड़े हैं। क्या मुसीबत है, हर बार बीवियों को ही व्रत रखवाओ। चुपके से कुछ खा भी नहीं सकती, नहीं तो हमारी राक्षस सासू माँ हर हरदम सर पे सवार रहती हैं। ये सुनीता जी मुंह बनाते हुए कह रही थी, क्योंकि उनको भूख जरा भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए वो अपनी सास को मन ही मन कोसना, अपना गुस्सा और चिढ़ कम कर रही थी। सभी औरतें पूजा की तैयारी में व्यस्त थी। तभी सभी के कानों में पायल की आवाज आती है। सभी उस आवाज की तरफ देखते हैं जहाँ से तुलसी आ रही थी। तुलसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। यहाँ तुलसी की मामी और रोशनी भी मौजूद थी। मामी की नज़रें तो तुलसी के गहनों पर जाके ठहर गई थी, जिन्हें देखकर उनकी आंखों में चमक और तुलसी के लिए बेतहाशा नफरत उमड़ रही थी। इधर सभी की नज़रें तुलसी पे जाके ठहर जाती हैं। अब तुलसी लगी इतनी प्यारी रही थी कि कोई अपनी नज़रें उस चाह कर भी उससे नहीं हटा पा रहा था। एक औरत तुलसी की तारीफ करते हुए सुनीता जी से कहती है, मानना पड़ेगा सुनीता, चुन चुन कर एकदम हीरा ढूंढा है तुमने। सुनीता जी एक फीका मुस्कुरा देती है। तभी बड़की अम्मा वहां आकर तुलसी की भलाइयाँ लेते हुए कहती हैं, हमारी तुलसी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। इतनी गुणवान और सुंदर बहू किसी को मिल सकती है क्या? बड़की अम्मा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर तुलसी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं रोशनी और उसकी माँ की नज़रें तुलसी के गहनों और कपड़ों पे गड़ी हुई थी। उन्हें तो तुलसी की किस्मत से जलन होने लगी थी। अब होती भी क्यों ना, जिससे जिंदगी भर नौकरों की तरह काम करवाए थे, आज वो सिर्फ महलों में नहीं बल्कि पूरे वहाँ के एरिया में राज करती थी। करती है। वैसे भी जहाँ आरू का राज हो, वहाँ उसकी बीवी का राज तो होगा ही, और अपनी आरू का तो सिक्का ही चलता है वहाँ पे। इधर तुलसी सभी को नमस्ते करती है और उनसे बातें करने लगती है। तभी एक औरत तुलसी को देखकर कहती है, तुम तुमने लड़की से शादी की है, ऐसा क्यों? उस औरत की बात सुन के तुलसी की आंखें नम हो जाती हैं। उसे उस औरत की बातें चुभ रही थी। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे। तभी वहाँ शीतल आते हुए कहती है, अरे काकी,
आप भी क्या बात करती हो? छोड़ो इन सब बातों को, आप लोग अपने काम पे ध्यान दो। इधर हमारी तुलसी की आंखें पूरी आंसुओं से भर गई थी। ये देखकर नताशा कहती है, आप किस किस जमाने की बात कर रही हो? इस जमाने में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं और कृपया करके आप लोग ऐसा सवाल न करो, ठीक? इधर नताशा फिर से कहती है, और अगर आपको सवाल करना है तो इसमें तुलसी से क्यों करना, मैं आरू को फ़ोन कर देती हूँ, वो आती है, उसी से पूछ लो। उसके बाद से नताशा जैसे ही फ़ोन लगाने वाली होती है, वो औरत ये बात सुन के घबरा जाती है और वो जल्दी से कहती है, अरे बिटिया पागल हो गई हो क्या? मैं आरू से क्यों ही कुछ पूछूंगी, छोड़ो ना, जाने दो। उस औरत की बात सुन के नताशा कहती है, जब आरू से सवाल नहीं कर सकती तो तुलसी से क्यों? और तुलसी से सवाल करने का आपका कोई हक नहीं है, ठीक? यहाँ नताशा तुलसी और आरू पर जोर देते हुए कहती है, सॉरी, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और क्या कहा था आपने? जो भी कहा हो, वो आरू आ रही है, आप उससे सारा हिसाब कर लो। इतना बोलकर नताशा चुप हो जाती है और नताशा की बात सुन के उस औरत का मुंह बन जाता है। तभी वहाँ बड़की अम्मा आती हैं और उन्होंने नताशा की बातें सुन ली थी। वो कहती हैं उस औरत से, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है और तुम्हारे में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम हमारे हवेली में आके हमारे ही लोगों को चार बातें सुनाओ, अपनी ज़बान पे काबू रखो, वरना इन्हें खींचने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमें वापस पुरानी वाली गंगा राजपूत बनाने पर मजबूर मत करो। इधर बड़की अम्मा की धमकी सुनकर किसी की हिम्मत नहीं होती और वहीं रोशनी और उसकी माँ का तो मुंह बन जाता है, क्योंकि वो लोग तो तुलसी का तमाशा बनते देखना चाहते थे। इसलिए उन्हें क्या पता था कि तुलसी के ससुराल वालों ने उन लोगों की बोलती बंद करवा दी थी। इधर आरू की जीप एक सुनसान सड़क पे आके रुकती है। इस टाइम आरू के साथ पप्पू भी था। आरू को सुनसान सड़क पे गाड़ी रोकता देख के पप्पू कहता है, क्या हुआ बॉस, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? जिस पर आरू जीप से उतरकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ, हवेली जाने से पहले मुझे अपना ये हुलिया सुधारना पड़ेगा। अगर ऐसे खून के छींटे से भरे चेहरे के साथ हवेली गई तो पता चला तुम्हारी भाभी को डर के मारे बुखार आ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो, चाहे वो मेरा ये वाला रूप देखे। इतना कहकर आरू कहती है कि तुम जाओ, मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी। उसके बाद से आरू वहाँ से जीप में रखी पानी का बॉटल उठाती है, अपने फेस को धोती है और फिर अपने कपड़े चेंज करती है। इधर पप्पू मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है आप बदल रही हैं। जिस पे आरू अपने बालों में हाथ फेर कर कहती है, चल ना, यह आरू सिंह राजपूत आज भी वही है जो पहले थी। अगर ये बदलेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीबी के लिए। इस वक्त आरू की आंखों में एक अलग ही जज्बात थे जिसे समझ पाना आसान नहीं था, लेकिन पप्पू अच्छे से समझ पा रहा था और देख भी पा रहा था। आरू अपने हाथ में पकड़े उस खून के धब्बे वाले कपड़े को वहीं लाइटर से जला के रोड पे फेंक देती है और फिर जीप के पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवराज के घर पे शिवराज इस वक्त हॉल में बैठ के शराब पी रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और चेहरे पे आरू के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। उसे पता चल चुका था कि आरू को पार्टी की टिकट मिल चुकी है और यही बात उसके गुस्से को अंदर ही अंदर हवा दे रही थी। आखिर वो
कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि आरू उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर आरू इलेक्शन में खड़ी हुई तो वो कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उधर का पूरा एरिया आरू के इशारों पे नाचता था और वो सभी आरू को वोट देते। इधर इस वक्त शिवराज गुस्से से बौखलाया हुआ था। अगर उसके पास बस में होता तो वो आरू की जान ले लेता, लेकिन ये भी उसके बस में नहीं था। कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानता था कि आरू का मुकाबला नहीं कर सकता है। इधर शिवराज गुस्से से शराब पी रहा था, तभी उसे पायल की आवाज आती है। वो अपना सर घुमा के सीढ़ियों की तरफ देखता है, जहाँ की उसकी वाइफ हाथ में पूजा की थाली पकड़े नीचे आ रही थी। उन्हें देखकर शिवराज की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो तेज आवाज में कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? शिवराज के गुस्से से तेज आवाज सुन के उसकी वाइफ अंदर तक सहम जाती हैं, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है, वो मैं बड़ी हवेली जा रही थी तीज की पूजा करने। इधर बड़ी हवेली का नाम सुनकर शिवराज की आंखों में खून उतर आता है। वो गुस्से में अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को जोर से जमीन पर पटकता है और अपनी पत्नी की तरफ अपने कदम बढ़ा के उनके पास जाकर गुस्से से पूजा की थाली जमीन पे पटक देता है और उनकी बाजू पकड़ के दांत पीसते हुए कहता है, यहाँ वो आरू मेरी जान लेने की फेर में है और तुम मेरी लंबी उम्र की पूजा करने के लिए जा रही हो। क्या दिखा रही हो लोगों को कि तुम बहुत पवित्रवता पत्नी हो? अपना ये ढोंग ना उस बड़ी हवेली वालों के सामने करना, मेरे सामने नहीं। इतना कहकर वो उनको वहीं जमीन पे धकेल के सीढ़ियाँ चढ़ते अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं उनकी बीवी का कुछ नाम रखना पड़ेगा यार, क्या नाम रखूं? चलो कल नाम रखते हैं इनका कुछ, क्योंकि आगे स्टोरी में ये आएंगी तो कल नाम रखेंगे। तब तक आज शिवराज की बीवी के नाम से काम चलाते हैं। वहीं शिवराज की पत्नी अपनी आंसुओं से भरी आंखों से जमीन पर बिखरे पूजा के सामान देख रही थी। इधर हमारी तुलसी इस वक्त उदास से एक कोने में खड़ी थी। भले ही नताशा ने उन औरतों को अच्छा खासा जवाब दिया था, लेकिन ये बात हमारे तुलसी के नाजुक से दिल पे लग गई थी। सुबह जो उसके फेस पे वो चीज़ें दिख रही थी जो तीज के लिए थी, अब वो खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह बस मायूसी दिख रही थी। उसके मन में यही बातें चल रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इधर तुलसी खड़ी थी कि तभी नताशा उसके पास आती है और कहती है, तुलसी यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो, चलो पूजा करते हैं। इतना कहकर वो तुलसी को ले जाती हैं। इधर नताशा तुलसी को उदासी अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है, अरे सब कुछ कितना रूखा सूखा है ना, आज का दिन तो हमारा है, तो नाचो, नाचना गाना तो बनता ही है। और फिर मेरी प्यारी सी तुलसी का आज पहला तीज है, उस हिसाब से तो इसको ठुमके लगाना तो बनता ही है। इधर नताशा की बात सुनकर तुलसी घबराते हुए कहती है, भाभी मैं कैसे? वो इतना ही कहती है कि तभी बड़की अम्मा उसकी बात काट कर कहती है, क्या हो गया? नाच गाना करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और तुम तो इस हवेली की बहू नहीं बेटी हो। भूल जाओ कि तुम बहू हो और खुलकर अपनी खुशी जाहिर करो। बड़की अम्मा की बात सुन के तुलसी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि जो सम्मान और जो आज़ादी उसे एक बेटी बनकर नहीं मिली थी, वही सम्मान और वही आज़ादी उसे एक बहू बनकर मिल रही थी। वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि उसे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला था। जहाँ तुलसी खुश थी, वहीं शीतल उसे देखकर अपने मन में कहती है, जितना खुश होना है हो लो तुलसी, क्योंकि आज के बाद तुम किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचोगी। आज तुम खुद का एंटरटेनमेंट करोगी, लेकिन उसके बाद दूसरों का एंटरटेनमेंट होगा। इतना कहकर
नताशा एक अजीब सा मुस्कुराने लगती है। वो उस टाइम को याद करती है जब अभिमान ने सबके सामने उस पे उसको कहा था। इधर शीतल गुस्से से अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसका ध्यान तुलसी के रूम पे जाता है जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो आसपास देखती है, रूम के अंदर चली जाती है। इधर बेड पे तुलसी के तीज में पहने वाले कपड़े रखे हुए थे, जिसे देखकर शीतल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो तुलसी का ब्लाउज उठाती है और ड्रॉअर से ब्लेड निकालकर उसके ब्लाउज की स्टिच काटते हुए बेहद नफरत से कहती है, इन सब पे मेरा हक था, लेकिन तुमने आकर मेरा हक मुझसे छीन लिया। आज तुम्हारा लोगों के सामने ऐसा तमाशा बनेगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। इस वक्त शीतल की आंखों में तुलसी के लिए बेशुमार नफरत नजर आ रही थी। यहाँ फ्लैशबैक का एंड होता है। इधर अपने करतूतों को याद करके शीतल को खुद पे नाज हो रहा था। इसने उस कुछ महानता का काम किया है। वहीं सबके कहने पर तुलसी भी डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर तुलसी अपना डांस कर रही होती है और पूरा ध्यान उसका सिर्फ अपने डांस पे होता है। वो गोल गोल घूमते घूमते रुकती है कि तभी उसके ब्लाउज की पूरी स्टिच खुल जाती है और गिरने वाली होती है। ये देखकर ही शीतल के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। सो फ्रेंड, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। एंड आप लोगों से पूछना ये था, क्या मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ, ये आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। ओके, बाय बाय गाइज।